हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो वैसे तो आपको पता ही है कि मैंने न्यूमेरिकल का एक सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आपको पहले ही बता दिया था, जिसमें हमने बताया ना कि फिजिक्स की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि न्यूमेरिकल का हम सेशन लाएंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज मतलब संपूर्ण किताब के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे वो सब हम आपको कराएंगे। और आज का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने न्यूमेरिकल को आपको बता दिया है। नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में बना दिया गया है प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल का भी। तो आज का ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम समझते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट के श्रेणी में। अब मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठिए। ये हल्का में मत लीजिएगा कि ये न्यूमेरिकल इजी में है। आप देख लीजिए, नहीं विश्वास है प्रीवियस ईयर का बोर्ड एग्जाम का पेपर भी उठा लीजिए। ठीक है, 2024 में भी 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सोच सकते हैं ना। तो 2022 का है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 2024 के लिए, तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहला कहा जा रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज या सेतु भी कह सकते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है। ठीक है, और दिए गए परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है, तो आर के मान की गणना कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए आपको ये 5 नंबर का पूछा जाता है, एक यहाँ पे फिगर दे देगा। तो देखिए ये 2 नंबर का आपको देगा, कह रहा है ना व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है। तो आपको सबसे पहले तो सिद्धांत लिख देना है कि सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत हमने व्हीटस्टोन ब्रिज, जब व्हीटस्टोन सेतु कराया था उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आप जानते भी हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लिए होंगे, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा। फिर से कहा जा रहा है कि दिए गए परिपथ आरेख में, ये जो दिया गया परिपथ आरेख है ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रदर्शित करता है। क्या ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रदर्शित करता है? यदि करता है तब जाकर ये आर का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि क्या हमें सबसे पहले करना है। तो हमने यहाँ पे हल लिख दिया। ठीक है, सबसे पहला तो आपका यही काम होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत लिखना। ठीक है, सबसे पहला तो आपका क्या काम होगा, सिद्धांत लिखना। अब आप कहेंगे सर सिद्धांत हम लिखना थोड़ी ना, हमें तो न्यूमेरिकल जानना है। तो देखिए सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। बताइए, आप नज़दीक आ गया है पेपर, तो क्या आपको सिद्धांत याद है व्हीटस्टोन ब्रिज का? नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा आपको बता भी दे रहा हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने यही आपको बताया था। सपोज थोड़ा सा समझ जाइएगा, थोड़ा सा इसको अगर आप थोड़ा सा भूल जाएं, इस वाले प्रतिरोध को भूल जाएं, तो देखिए यहाँ पर भी 4 प्रतिरोध है, 1 2 3 4। यहाँ पर भी एक क्या है, धारामापी लगा है, यहाँ पर सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो सपोज डैट आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज आपको बताया था। ठीक है, ठीक है, फिगर थोड़ा सा उतना अच्छा ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही तो हमने आपको बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज में, जैसे PQRS ये हमने बताया था आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको सिद्धांत क्या बताया था, थोड़ा सा मैं याद दिला देना चाहता हूँ। ठीक है, हमने यही कहा था कि यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं तथा इसके एक विकिरण में धारामापी और दूसरे विकिरण में सेल लगा हो और धारामापी का विक्षेप 0 हो, अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो चतुर्भुज के 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात मतलब PQ, ठीक है, शेष 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही हमने आपको क्या बताया था व्हीटस्टोन सेतु में, मतलब व्हीटस्टोन जब हमने ब्रिज पढ़ाया था तो ये आपको बताया था कि PQ/RS होता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे PQRS माना ना, इसी प्रकार आपको यहाँ पर जो ये है इसको आपको P मान लेना है, और ये दोनों अभी हम आपको बताएंगे। तो इसको हमें Q मान लेना है, इसको हमें R मान लेना है, इसको हमें S मान लेना है।
ठीक है। और उसके बाद देखिए इसमें जिस प्रकार धारा मापी है उसी प्रकार इसमें भी धारा मापी है, जिस प्रकार इसमें सेल लगा है उसी प्रकार इसमें भी सेल लगा है, और ये भी चतुर्भुज पर ही स्थित है। तो इसका मतलब ये बीडस्टोन सेतु मतलब बीडस्टोन ब्रिज का सिद्धांतों का पालन करता है, ठीक है, मतलब एक संतुलित बीडस्टोन ब्रिज है। तो इससे हमें पता चल गया, तो हम यही बात कह देंगे। तो आप सिद्धांत तो लिख ही देंगे, अभी तो हमने बोला ना, हमने क्या बोला, यदि चार प्रतिरोध P, Q, R, S किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित है तथा एक विकिरण में धारा मापी और दूसरे विकिरण में सेल लगा हो और धारा मापी का विक्षेप यदि शून्य हो अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। जो ध्यान से सुने होंगे ना उनको याद भी हो गया होगा यदि फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो, ठीक है। तो इतना इजी वे में है, ठीक है, मैंने आपको बताया, कुछ भी रटवाया नहीं, मैं तो समझा कर आपको बता रहा हूं, तो याद तो हो गया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इस R का मान ज्ञात करना है ना। अब वो भी किसकी सहायता से, बीडस्टोन सेतु की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में? आप कहेंगे सर एक के ऊपर एक है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो वही बात हम लिखेंगे कि हम लिखेंगे चूंकि R तथा 15 ओम, ये ओम है ना, तो 15 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं। सबसे पहले ये बात हम लिखेंगे। अब संयोजित जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यही तो होता है ना। अब 1/r1 हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 1/r, और 1/r1 के जगह पर हमने इसको सपोजिटेड r1 है ये r2 है, तो 1/r1 के जगह पर 1/r हम लिख देंगे। 1/r2 के जगह पर हम 50 है, 15 है, तो 15 हमने लिख दिया, 15 लिख दिया। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/r इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 15r हो जाएगा, r से r कैंसिल, तो ये 15 यहाँ पे चला जाएगा, 15 से 15 कैंसिल, तो r एक में गुणा कराएगा तो r हो जाएगा। अब जस्ट यहाँ पे हम r का मान निकालें तो इसको उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो यहाँ से r का जो मान आएगा वो 15r/15 प्लस r आ जाएगा। तो ये आपका मान हो गया। देखिए हमने सबसे पहले r का मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। इसी को हमने q माना था, मतलब इन दोनों को अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। सपोज दैट फिगर थोड़ा सा समझ जाइए कैसे चेंज हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो गया है कि मैं मिटा दूँ, चलिए मैं मिटा कर आपको समझा दे रहा हूँ। अब ये वाला सब कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो अब इसका मान आया है ना, इसको जिसको हमने q मान लिया है, इसका मान कितना आया है, 15r, मैं लिख भी दे रहा हूँ, 15 क्या है, 15r है ना, 15r मतलब 15r बटे क्या है, 15 प्लस r है, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए। ये देखिए अब हमने q का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है, मैंने यहाँ पे r लिखा है, अब q भी चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा में q आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना, तो ये हमने लिख दिया है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको करना है। अब देखिए हमें चार प्रतिरोधों का मान मिल गया, एक P का, Q का, R का, S का, और दोनों ये क्या है, चतुर्भुज के साथ ही जुड़े हैं। तब हम लगाएंगे, तब हम क्या लगाएंगे, तब बीडस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से, अब बीडस्टोन सेतु के मतलब बीडस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से हम जानते हैं कि PQ/RS होता है, PQ बराबर RS होता है। अब इसका हम मान रखते हैं, तो चलिए हम मान रख के देखते हैं। तो PQ, P का मान यहाँ पे क्या है, 6 ओम है, तो ये हमने 6 लिख दिया, ये ओम नहीं लिखेंगे क्योंकि मात्रक है। और R का मान P और Q का मान क्या है, इतना है, तो ये हम लिख देते हैं 15R बटे, ये देखिए ये मेन बटा है, ठीक है ना, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 15R बटे 15 प्लस R है, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। उसके बाद बराबर देंगे, फिर से R का मान कितना है, 3 ओम, सॉरी ओम नहीं लिखना है ना, तो 3 हमने लिख दिया।
और s का मान कितना है, s का मान है 1.5, तो 1.5 हमने लिख दिया। समझ पा रहे हैं? देखिए ऐसे ही आपको करना है, एक एक बात को समझते हुए चलना है। समझिए ये 3 है और ये 1.5 है, तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 2 बार में 1 कट जाएगा, तो इधर क्या होगा 2 बचेगा। और इसको अगर थोड़ा सा समझें, देखिए इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये 6 है ना, तो 6 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं बिल्कुल भी। और ये मेन बटा है, और ये है 15r प्लस 15 प्लस r है। अब देखिए इसको अगर गुणा कराना होता है तो नीचे वाला सबसे ऊपर में गुणा कराता है और ऊपर वाला नीचे वाला में गुणा कराता है। समझ पा रहे हैं? तो ये जब इसमें 6 में गुणा कराएगा तो इसका मतलब ये 6 15 प्लस r हो जाएगा। ठीक है, यही ना होगा। अब फिर से बीच में हम क्या देंगे, बीच में ये इसमें गुणा कराएगा, बीच में हम क्या देंगे प्लस 15r हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, 15r बराबर 2 हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है ना, ये ऊपर गुणा करा देंगे, ये इसमें गुणा करा दिया। सॉरी गड़बड़ हम कर रहे हैं क्या? जब अच्छा ये ऊपर वाले में गुणा तो 15r, ये नीचे गुणा करता है, ये तो बटे में ना होगा रे भैया। देखिए हम क्या गड़बड़ कर रहे थे, कितना बड़ा सा। ठीक है, ये 15r हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? अरे भैया ये नीचे वाला ऊपर में गुणा कराया तो हमने इतना लिख दिया, फिर से ये 1 में गुणा कराएगा तो जस्ट इसके ही नीचे लिखाएगा, तो इसके नीचे हमने 15r लिख दिया। और इक्वल में 2 है तो इक्वल टू में हम 2 लिख देंगे। समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब सोचिए ये 15r है, ये इधर 2 में जाएगा तो गुणा कराएगा तो क्या हो जाएगा, इधर अगर हम देखें तो 6। अब देखिए ये अगर हम गुणा करते हैं 15 है या 6 है, तो 15 छक्के 90 होता है, तो मैं 90 लिख दे रहा हूँ प्लस 6r हो जाएगा ये। और ये 15 जाएगा इधर तो 15r गुणे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा इधर, तो 90 समझिएगा ये 15 दूना 30 हो जाएगा, तो 30 हमने लिख दिया 30r। और ये प्लस 6 है ना, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, -6r। ठीक है, अब आप देखें तो इधर 90 है, इधर 90 है और इधर 30 में से 6 गया तो कितना बचा, 24r बचा। अब केवल हमें r का ही तो मान हमें ज्ञात करना था ना, यहाँ पे जो r का मान है तो वही ज्ञात करना था। तो इस r को इधर रहने देंगे, 24 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ से r का जो मान आएगा 90 भागे 24 आ जाएगा। अब देखिए 24 में यार भाग देते हैं तो 24 पहले तो 3 बार में जाएगा, फिर से 7 और 5, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो ओम हम दे देंगे। ठीक है, तो ये R का मान आ गया 3.75 ओम, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ देंगे इतना ही मान तो भी चलेगा, बट हमने दशमलव में लिख दिया। तो समझ पा रहे हैं ये कितना इजी था, बट आपको लग रहा होगा अगर हार्ड, तो मैं यही कहूँगा देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आसान लगने लगेगा। आप चिंता नहीं करना है, ठीक है, मेहनत करके हुए चलना है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि ना दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेहनत करते रहना है दोस्त, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए। ठीक है, हमारे लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए मेहनत कीजिए। अब माता पिता का तो छोड़िए, पहले तो आप अपने लिए मेहनत कीजिए। यदि आप ही कामयाब नहीं होंगे तो आप अपना ही मदद नहीं कर पाएंगे तो अपने माता पिता का कैसे करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेहनत कीजिए यार, मेहनत कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है उसको हम देख लेते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आपको जो भी हम करा रहे हैं ना, आंख मूंद कर याद तैयार कर लीजिए। मैं यही कहूँगा आंख मूंद कर अब पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ाई के अलावा कोई भी अब रास्ता बचा हुआ नहीं है, तो पढ़ाई कीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ठीक है,
मतलब कितनी चाल प्राप्त करेगा। मतलब यहाँ से पूछा गया कि यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो 500 वोल्ट उसको दिया जा रहा है विभवांतर से, उसको त्वरित किया जा रहा है, तो उसकी चाल कितना हो जाएगा यदि हम 500 वोल्ट से उसको त्वरित करते हैं। तो देखिए एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को जानते हैं कैसे गलती करते हैं। यहाँ पे जैसे चाल कहा ना, तो चाल यहाँ पे कह दिया, और यहाँ पर आपको चाल का मतलब सिंपल में चाल कहे और या वेग कह दे, दोनों बात एक ही है, ठीक है। एक ही लेकर हमें चलना है, वेग कहे या चाल कहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वही इलेक्ट्रॉन का चाल भी होता है। तो इसीलिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं चाल, तो उनको चाल का तो सूत्र ही याद नहीं है कि कैसे चाल का कैसा मतलब हम कैसे सूत्र को निकालेंगे, परंतु वेग आ गया ना, तब इसको थोड़ा सा जो बेसिक टू हाई पढ़ाई किए होंगे उनको पता होगा कि कैसे हम निकालेंगे। तो चलिए नहीं पता है तो एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको हल लिखना है, और जो दिया होता है उसे हमें सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पे कहा जा रहा है कि विभवांतर 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे विभवांतर का मान दिया है, विभवांतर मतलब V का जो मान दिया है वो 500 वोल्ट दिया है। तो वोल्ट को हम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा। तो 500 वोल्ट दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस कितना प्राप्त कर लेगा इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा। तो वेग कहें या चाल कहें, तो मैं वेग ही लिख रहा हूं, मतलब जो भी का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आप कैसे ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही बराबर होती है। मतलब ये एक फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, ऐसे ही आपको लिखना है, हम जानते हैं ना, इसलिए हम जानते हैं, ठीक है। जितना आप बना कर लिखेंगे ना, आपको वैसे मतलब टीचर भी समझेंगे कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ये बात हम जानते हैं। अब जानते हैं एक मतलब इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ये होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा ये समझिएगा, यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। तो हम सबसे पहले ये दो इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ से mv² बच जाता है, और इधर दो इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो 2ev हो जाएगा। उसके बाद ये m है ना, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो यहाँ से हमें मिला v² का मान मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 2ev बटे ये m मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया। अब थोड़ा सा एक और चीज़ समझ जाइए, ये इधर वर्ग है और इधर आएगा तो वर्गमूल बना देगा, समझ रहे हैं ना। इधर वर्ग होता है तो इधर आएगा तो वर्गमूल बना देगा। तो यहाँ से जो v का हमें मान मिला, v का जो मान मिलता है, v का मान मिलता है, ये वर्ग इधर वर्गमूल बनाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 2ev बटे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, जो है स्मॉल m, ठीक है। अब आप समझिए थोड़ा सा, हमें ज्ञात क्या करना था, हमें तो वेग ही ना ज्ञात करना था, वेग कहे या चाल कहे कंफ्यूज नहीं होना है। तो मतलब v का मान ज्ञात करना था, तो ये हमने ज्ञात कर लिया। अब हम मान पुटअप करेंगे, जो आएगा वही तो होगा v का मान। तो ये देखिए, अब हमने इतना ही बात आपको समझना था। इसके बाद तो आप कैलकुलेशन है, जो आप कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा, परंतु यही मेन था जो आपको समझना कि कैसे हम निकालेंगे। इसके लिए आपको जो भी हमने फॉर्मूले बढ़ाए हैं चैप्टर वाइज, हमने पूरे संपूर्ण किताब के हमने फॉर्मूले भी आपको पढ़ा दिए हैं। नहीं पढ़े हैं तो आप यूट्यूब पे लिखेंगे, सर्च करेंगे कि क्लास 12th ऑल फार्मूला, क्लास 12th फिजिक्स ऑल फार्मूला ब्रदर सर, इस प्रकार आप सर्च करेंगे ना तो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हम भी लिख दे रहे हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रूट दे देता हूँ। ये 2 है तो 2 हमने लिख दिया। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना मान होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी है,
तो V का क्या होता है, V का मान आपको दिया है ना 500 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमने 500 लिख दिया। तो देखिए 500 हम ना लिखकर 5 गुणे 10⁻² लिख दे रहे हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भैया ये 100 ही है, 10 के पावर 2 लिखा गया है, 100 है, और 100 का गुणा 5 में करेंगे तो 500 ना होगा, वही बात हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद m है, तो m किसका द्रव्यमान यहाँ पे बात हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की ही तो बात हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान कितना होता है? 9 × 10⁻31, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इधर भेजेंगे, इधर भाग में इधर आएगा तो ऊपर आएगा तो गुणा कराएगा, सॉरी गुणा नहीं, ठीक है। देखिए कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे -31 है ना, तो ऊपर जाएगा ना तो ये +31 हो जाएगा। तो हम भेजते हैं ऊपर। तो देखिए ये 2 हमने लिख दिया, फिर से ये 5 2 में गुणा कराएगा तो 10 हो जाएगा ना, 2 × 5 = 10। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 10 हमने लिख दिया। ये 1.6 है तो 1.6 हमने लिख दिया। 10⁻19 है तो 10⁻−19 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 10⁻2 है तो 10⁻2 हमने लिख दिया। ये 10⁻−30 ऊपर जाएगा तो 10⁻31 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये 31 था, माइनस में ऊपर गया तो प्लस में हो जाएगा। नीचे क्या बचा? बस केवल 9 बचा, तो 9 हमने लिख दिया। अब देखिए सबसे पहली बात आप जानते हैं, जब हर सामान्य हो तो घातों को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये 31 है, 31 2 33 हो जाएगा, ठीक है। तो 33 ये प्लस में है और ये 10⁻−19 जो है ये माइनस में है। तो 33 में से 19 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 33 में से 19 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 14, ठीक है। 14 मिलेगा ना, 33 में से 19 घटेगा 14 मिलेगा, ठीक है जी। तो अब हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा अब यहाँ पे समझिएगा, आपका हल हो ही गया है। 10 में यदि 1.6 का हम गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 हमने लिख दिया। और देखिए इसका, देखिए ये दोनों मिल गया तो 10⁻33 हो जाएंगे, और 33 में से -19 घट गया तो 10⁻14 बचेगा ना, 14 बचेगा, क्योंकि ये प्लस में होंगे ना। 31 और 2 33 हो जाएगा, तो ये प्लस में है, ये माइनस वाला तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इतना तो बेसिक है यार, इतना तो कोई टीचर हमको नहीं लगता है कि क्लास 12th में ये माइनस प्लस बताएंगे, ठीक है। बट मैं बताता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी पढ़ाई कर ले यार, ठीक है। पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया है। देखिए इतना तक तो हो गया, इसके आगे आप अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जिनको ना आए यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो आपका हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोड़ेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, पर थोड़ा सा आगे आप कर देंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए भी हमने लिख दिया, ये स्मॉल भी आपको दिखाना है, स्मॉल भी है, ठीक है। तो देखिए भी है, यहाँ पर अगर हम चाहें, यही सब दिमाग लगना होता है। ये 16 है तो 4 गुणे हम 4 लिख सकते हैं, 4 चौको 16, ठीक है। ये 10⁻14 है तो इसको हम चाहें तो 10⁻7 और 10⁻7 हम ऐसे लिख सकते हैं। अरे भैया वही लिखा गया है, 10 10 जो हर सामान्य है तो घातों को जोड़ लेंगे, 7 7 14, फिर से यही हम लिख सकते हैं, पर हमने ऐसा लिख दिया। क्यों लिखा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। 9 है तो 3 गुणे 3 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि वर्गमूल होता है, इसमें से निकलने के लिए पेयर चाहिए, जोड़ा चाहिए। तो देखिए एक ये जोड़ा बन रहा है 4 4 का, फिर से इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, तीनों का जोड़ा बन रहा है, तो तीनों बाहर निकलेंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ से भी का जो मान आएगा, ये 4 एक बाहर निकल गया जोड़ा बनाकर, इसमें से एक निकल जाएगा 10⁻7, और ये भी जोड़ा बना कर निकलेगा तो एक निकल जाएगा बाहर, 3 हो गया। अब ये आपका सॉल्व हो गया है। 3 का भाग यदि आप 4 में देते हैं तो कितना आएगा? 3 एकम में 3 और 1 बचा 10 हो गया, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 10⁻7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1.333 × 10⁻7 मात्रक लिख लेंगे मीटर प्रति सेकेंड, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये हुआ आपका दूसरा न्यूमेरिकल, जो कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए मैं यही कहूँगा
कि जो भी हम न्यूमेरिकल आपको करा रहे हैं, आंख मूंद लेना है अब, ठीक है, आंख को बंद करके आप इसको तैयार कर लीजिए कि बहुत ही ढूंढ कर तब जाकर आपको न्यूमेरिकल कराया जाता है, क्योंकि आपका भी जीवन का ना सवाल है, हम मजाक थोड़ी ना करेंगे आपसे, ठीक है। तो इस सभी को तैयार कर लेना है। जो भी स्टूडेंट अभी तक बने हुए हैं उनके लिए मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आप ही का जीवन बन रहा है यदि आप इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, हेल्प मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, कम से कम मैं यही कहूँगा कि 5 स्टूडेंटों के पास इस चैनल के बारे में केवल आप उनसे बताइएगा कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए, इस चैनल पे अच्छे कंटेंट मिलते हैं। आपको जो एक्सपीरियंस है, जो आपको फीडबैक मिलता है, वो उनसे आपको बताइए, ठीक है। उनके पास इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है। तो इतना मतलब कर देंगे तो बहुत ही खुशी होगी हमें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का हिंदी अंग्रेजी सभी का लिंक हमने दे दिया है, तो वहाँ से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।